शुभोदय, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गद्य के बाद एक नए अध्याय जो व्याकरण का एक विषय है उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। अब इस व्याकरण से जुड़े हुए अध्याय का नाम क्रिया विशेषण है। बच्चों, आपने 7वीं कक्षा में और पिछले 8वीं कक्षा में व्याकरण से जुड़े हुए विभिन्न अध्याय पढ़े हैं। उसमें हो सकता है आपने संज्ञा, सर्वनाम, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, उसके अनेक उदाहरण भी आपने पढ़े हों। तो बच्चों, कईयों के सामने ये समस्या आ सकती है कि सर, हमें व्याकरण का अभ्यास क्यों करना चाहिए, इसकी क्या आवश्यकता है। तो पहले हम लोग इस व्याकरण के अध्याय को पढ़ने से पहले एक दो विषय स्पष्ट करने आवश्यक हैं। अब यहाँ पर आपने आई से यहाँ तक अभ्यास किया है, तो आपने प्रारंभिक जो स्वरत, व्यंजन, बारखड़ी आदि विषयों का अभ्यास प्रारंभिक कक्षाओं में किया है। उसकी बदौलत ही आप आज विभिन्न गद्य, पद्य अथवा उससे जुड़े हुए विभिन्न विषय पढ़ और लिख पा रहे हो। तो ये व्याकरण क्या है? व्याकरण बच्चों, यह एक ऐसा विषय है जो हमें एक नींव की तरह, अब नींव यानी ये समस्या आपके सामने आ सकती है। नींव का अर्थ है बच्चों फाउंडेशन। आपको पता है फाउंडेशन का अर्थ क्या होता है? नींव इसका अर्थ है बच्चों, जब कोई इमारत बांधी जा रही हो तो उसे बांधने से पहले वहाँ पर निर्माणकर्ता उसकी नींव रखता है। जैसे कि गोल गुम्बज है, गोल गुम्बज का निर्माण जिस किसी ने भी किया, उस निर्माणकर्ता ने प्रारंभ में उसकी नींव रखी। अब उस नींव की बदौलत ही वह जो इमारत है, वास्तु है, वह मजबूती के साथ आज की 21वीं शताब्दी में भी खड़ी है। और वह उस दौरान जो वैभव उसका रहा होगा वह आज भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नींव जिस प्रकार इमारत को मजबूती से खड़े होने में मदद करती है, उसी प्रकार व्याकरण भी किसी भी भाषा का क्यों न हो, उसे मजबूती से पढ़ने में, लिखने में, बोलने में सहायक होता है। तो बच्चों, व्याकरण से और एक होने वाला फायदा यह है कि अगर हमने व्याकरण का अभ्यास व्यवस्थित तौर से किया तो हम अपनी जो भाषा है उसे अच्छी तरह से शुद्ध बोल पाएंगे, पढ़ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो तीनों का एक दूसरे के साथ बच्चों संबंध है। इस वजह से हम लोगों को व्याकरण पढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। खासकर और एक बात इससे जुड़ी हुई है, अगर हमने व्याकरण का अभ्यास अच्छी तरह से किया, मानिए, उससे हमें परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद होगी। अगर आप देख सकते हो दिननित्य के व्यवहार में अनेकों लोग हिंदी भाषा बोलते हुए नजर आते हैं, तो उस समूह में बच्चों आपको ऐसे भी लोग नजर आएंगे जो शुद्ध भाषा बोलते, पढ़ते, लिखते आपको नजर आएंगे। और दूसरी ओर आपको ऐसे भी लोग नजर आएंगे जो अशुद्ध भाषा बोलते, लिखते आपको नजर आ सकते हैं। इससे हमें पता चलता है बच्चों, जिन्होंने भी व्याकरण का अभ्यास प्रारंभ में अच्छी तरह से किया, उनकी भाषा शुद्ध, लिखने में, बोलने में आपको नजर आएगी। जिन्होंने प्रारंभिक हिस्सा इसका अच्छी तरह से पढ़ा न हो, उनके लिए ये समस्या बिल्कुल बड़े पैमाने पर आपको दिखाई देगी। इसलिए बच्चों,
बहुत ही ज़रूरी है कि आज के दिनों व्याकरण का अभ्यास करना अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ है। तो बच्चों, आज हम जो अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं वह व्याकरण से जुड़ा हुआ है। जैसे कि प्रारंभ में मैंने आपको बताया, आपने सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि विषयों का अभ्यास पिछले वर्ष तक किया है। तो विशेषण, इसका अर्थ आपको पता ही है, उसकी परिभाषा भी आपने पढ़ी हो पिछले वर्ष। एडजेक्टिव कहा जाता है उसे अंग्रेजी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण का वह अध्याय जिसका नाम है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण पढ़ने से पहले मैंने आपको इसके बारे में प्रारंभ में तो नहीं बताया, किंतु अब मैं बताने जा रहा हूं कि आपके पास जो 100 पन्ने की जो व्याकरण की नोटबुक है, आपको व्याकरण के लिए 100 पन्ने की यानी 100 पेजेस की एक नोटबुक बनानी है, जिसमें आप व्याकरण, पत्र लेखन, निबंध आदि विषय उस 100 पेजेस के नोटबुक में लिखने जा रहे हो। जो हम आज अध्याय पढ़ेंगे उसे आप अपनी 100 पेज की जो नोटबुक है व्याकरण से जुड़ी हुई उसमें ही लिखेंगे, ना कि हिंदी वल्लरी के क्लास वर्क में। तो पहले बच्चों, क्रिया विशेषण का अध्याय का नाम हमने लिखा, तो उसके बाद आपको नजर आएगा वह उसकी परिभाषा। आपके सामने परिभाषा स्पष्ट है बच्चों। परिभाषा यानी परिभाषा का अर्थ है बच्चों डेफिनेशन, व्याख्या कहा जाता है उसे हिंदी में। तो इसकी व्याख्या हम लोग पहले जानेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। परिभाषा इस प्रकार है छात्रों, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब बच्चों, अब इस परिभाषा का विश्लेषणात्मक रूप अगर हम देखें तो इस परिभाषा में ही इसका अर्थ हमें प्रकट हो रहा है। अब यहां बताया गया है जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताए। अब क्रिया, इसका अर्थ है कार्य, क्रिया का अर्थ हुआ कार्य। जो शब्द कार्य की विशेषता बताए उसे ही हम क्रिया विशेषण का शब्द मानते हैं बच्चों। अब आपको इसका अर्थ समझ में आया हो। जो शब्द हमें कार्य के बारे में समझाए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब उसके नीचे इससे जुड़े हुए 3 उदाहरण बच्चों आपके सामने नजर आएंगे। तीनों जो उदाहरण हैं बहुत ही स्पष्ट हैं और छोटे भी आपको नजर आएंगे। पहला वाक्य हम लोग लेंगे और समझेंगे इस क्रिया विशेषण की विशेषता। पहला वाक्य है, मोहन सुंदर लिखता है। वाक्य है, सोहन सुंदर लिखता है। अब यहां पर बच्चों इस वाक्य में अगर आप लोग देखें तो पिछले वर्ष के एक बीते हुए अध्याय का थोड़ा सा पुनरावलोकित अभ्यास हम लोग लेंगे। वह है, इस वाक्य में बालकों संज्ञा का शब्द कौन सा है? आप में से कोई बताना चाहेगा? इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? ठीक है, संज्ञा शब्द है सोहन। सोहन ये व्याकरण में संज्ञा का शब्द है। अब इसे अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। आपने अंग्रेजी में भी इसका अभ्यास किया हो। तो नाउन अथवा संज्ञा शब्द अथवा नाम शब्द इसे कहा जाता है। सोहन नाम का शब्द हुआ। अब नाम का शब्द क्यों? नाम का शब्द इसलिए कि सोहन एक लड़के का नाम है। सोहन एक लड़के का नाम है, इस वजह से सोहन यह संज्ञा का शब्द हुआ। सोहन क्या कार्य कर रहा है? सोहन लिखने का कार्य कर रहा है। सोहन लिखता है,
इस प्रकार वाक्य में कहा गया है। अब लिखने का जो कार्य हो रहा है बच्चों, वह सोहन के जरिए हो रहा है, किंतु अगर हम इस वाक्य को प्रश्न करें सोहन कैसे लिखता है, तो जवाब के तौर पर हमें वाक्य समझ में आएगा, वह है सोहन सुंदर लिखता है। तो इस प्रकार सुंदर शब्द ने सोहन के लिखावट के बारे में हमें समझाया। सो लिखता कैसे है, तो सुंदर शब्द हमें बताता है कि सोहन का लिखना सुंदर है। तो सुंदर व्याकरण के अभ्यास में क्रिया विशेषण का शब्द हुआ। अब दूसरा उदाहरण लें बच्चों। दूसरा इस प्रकार है, गौरव यहां रहता है। गौरव यहां रहता है। तो इस वाक्य में भी अगर हम देखें तो व्याकरण में गौरव एक संज्ञा का शब्द है। गौरव एक लड़के का नाम है, इसलिए इसे हम लोग संज्ञा का शब्द कहते हैं। इट इज कॉल्ड अ नाउन वर्ड। तो उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो गौरव किसी एक स्थान रहता है बोलकर वाक्य हमें समझाता है। अब गौरव कहाँ रहता है, इस वाक्य में एक शब्द हमें समझा रहा है, वह है यहाँ। गौरव यहाँ रहता है। तो यहाँ जो शब्द है हमें गौरव के निवास स्थल के बारे में ये संबोधित करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गौरव यहाँ रहता है। इस वाक्य में यहाँ यह शब्द क्रिया विशेषण का है, वह कार्य की विशेषता समझाता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण का पद हुआ। अब तीसरा उदाहरण ले बच्चों। तीसरा उदाहरण इस प्रकार है, संगीता प्रतिदिन पढ़ती है। वाक्य है, संगीता प्रतिदिन पढ़ती है। इस वाक्य में भी बच्चों संगीता क्या है, संगीता यह एक संज्ञा का शब्द है। संगीता यह एक नाम का शब्द है। तो संगीता पढ़ने का कार्य करती है। इस प्रकार वाक्य के जरिए हमें ज्ञान हो रहा है, किंतु यहाँ पर प्रतिदिन जो शब्द है हमें कुछ अलग ही तौर पर ज्ञान करवा रहा है। अब वाक्य है, संगीता प्रतिदिन पढ़ती है। प्रतिदिन शब्द ने क्या समझाया, प्रतिदिन शब्द ने यह समझाया कि संगीता किन दिनों पर पढ़ती है। संगीता किन दिनों पढ़ती है। तो प्रतिदिन शब्द हमें समझा रहा है कि संगीता हर रोज पढ़ती है। तो बच्चों यहाँ पर पढ़ती नामक शब्द भी आपको वाक्य में नजर आएगा। पढ़ना, पढ़ती, ये सारे शब्द आपको पता ही हैं बच्चों। अंग्रेजी में इसे रीडिंग कहा जाता है। तो संगीता पढ़ने का कार्य हर रोज करती है। तो प्रतिदिन यह वाक्य में शब्द जो है वह क्रिया विशेषण का हुआ। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि परिभाषा जो थी व्याकरण क्रिया विशेषण से जुड़े हुए की, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करे उसे क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। इन तीनों वाक्यों में आपने छोटे से वाक्य पढ़े, उन वाक्यों में क्रिया विशेषण के शब्द भी पढ़े। बच्चों हमने क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके 3 उदाहरण हमने पढ़े। तो तीनों जो उदाहरण थे बच्चों हमने जब पढ़े तो उन वाक्यों में हर वाक्य में एक ऐसा शब्द रहा जो क्रिया की विशेषता बतला रहा था। पहले वाक्य में सुंदर, दूसरे में यहाँ, तीसरे में प्रतिदिन। इस तरह से इन तीनों शब्दों ने क्रिया की विशेषता हमें बतलाई। सो परीक्षा में बच्चों आपके सामने विभिन्न उदाहरण रखे जाते हैं और उस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे वाक्यों में छिपे हुए क्रिया विशेषण के शब्द को पहचानिए अथवा उसके भेद को पहचान कर लिखिए। इस प्रकार का अभ्यास आपको
परीक्षा के प्रश्न पत्र में नजर आ सकता है। तो अतः ये तीनों जो शब्द हैं बच्चों, ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते आपको नजर आएगा वह क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भी भेद हैं। जिस प्रकार आपने पिछले वर्ष विशेषण के भेद पढ़े, उसी प्रकार यहाँ पर यह अलग अध्याय है, वह है क्रिया विशेषण, उसके भेद हैं। अब इसके भेद कितने हैं? इसके भेद 4 हैं बच्चों। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रथम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरह से बच्चों हम आज एक एक करके क्रिया विशेषण के भेद जो हैं उनका अभ्यास उदाहरणों के साथ करेंगे। तो पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रथम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आपको क्या करना है बच्चों? जो अभ्यास आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे परिभाषा के साथ उदाहरण जो नजर आ रहे हैं उसे भी आपको अपनी क्लास वर्क में लिखना है। अब इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मैं आपके लिए दोबारा दोहराऊं बच्चों, परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों उदाहरण आपके सामने नजर आ रहे हैं। 4 उदाहरण हैं, एक एक करके हम लोग इनका अभ्यास करेंगे। पहला उदाहरण है, वह खिलाड़ी अचानक मैदान पर गिर गया। वह खिलाड़ी अचानक मैदान पर गिर गया। इसमें आप लोग देख सकते हो कि एक छोटा सा वाक्य है। इस वाक्य में एक खिलाड़ी है, वह मैदान पर अचानक गिरने की बात कही गई है। तो अचानक जो है, जो खिलाड़ी है वह मैदान पर गिर गया। अब कैसे गिरा? तो वह हमें इस वाक्य के अचानक शब्द से पता चल रहा है, इसलिए अचानक यह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कहा जाता है। खिलाड़ी के मैदान पर गिरने की बात जिस शब्द ने हमें समझाई वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का शब्द। तो बच्चों हमें वाक्य पढ़ते हुए बहुत गौर से पढ़ना आवश्यक है। व्याकरण का अभ्यास करते हुए हमें खासकर इस बात का ध्यान होना चाहिए, जो भी शब्द अथवा जो भी वाक्य हम पढ़ रहे हों उस वाक्य में शामिल किए गए शब्द, उस पर आधारित प्रश्न क्या है, इसे बहुत ही गंभीरता से हमें समझना चाहिए। अब दूसरे वाक्य की ओर हम चलें। दूसरा उदाहरण इस तरह से है, विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। वाक्य है, विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों व्याकरण के विभिन्न अभ्यास हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो प्रारंभिक जो शब्द है वह है विद्यार्थियों। विद्यार्थियों शब्द में मूल जो शब्द है वह है विद्यार्थी। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स, छात्र। विद्यार्थियों को पढ़ने के बारे में
विद्यार्थियों के पढ़ने के बारे में यह वाक्य हमें समझाता है। तो यहाँ पर क्या समझाता है ये वाक्य? तो विद्यार्थियों को कैसे पढ़ना चाहिए? विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने की जो क्रिया है वो किस प्रकार करनी चाहिए, यह शब्द हमें समझाता है। वह है ध्यानपूर्वक, ध्यान से। तो बच्चों, ध्यानपूर्वक जो शब्द है यह व्याकरण में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का यह एक शब्द है। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ चुकी हो कि किस तरह से हमने इस वाक्य से इस शब्द को पहचाना। परीक्षा में भी आपको इसी प्रकार वाक्य दिए जाएंगे और कहा जाएगा वाक्य से रीतिवाचक क्रिया विशेषण का शब्द ढूंढ कर लिखिए, ढूंढिए। तीसरे वाक्य की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों, वह है वह शायद न आए, वह शायद न आए। अब यहाँ पर बच्चों कि सर्वनाम वह का उपयोग इस वाक्य में किया गया है। अब सर्वनाम का अभ्यास आपने तत्पूर्व किया है बच्चों। सर्वनाम यानी आपको इसका अभ्यास पता ही है बच्चों, वह है प्रोनाउन। वह शायद न आए। तो यहाँ पर रीति के बारे में बताया गया है, वह शायद न आए। तो कोई आए अथवा न आए के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो कोई आना था किंतु उसकी न आने की बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर शायद न, ये जो है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का शब्द है, जिससे हमें पता चल रहा है कि वह आने की जो क्रिया है वह न हो पाए। अगला उदाहरण हम लोग ले लेंगे छात्रों, वह है हमें बेशक व्यायाम करना चाहिए। हमें बेशक व्यायाम करना चाहिए। अब इसमें आप लोग देख सकते हो कि छोटा सा वाक्य अर्थपूर्ण वाक्य है। जो भी हम लोग लिखते हैं बच्चों, पढ़ते हैं, वह अर्थपूर्ण हो। वाक्य की परिभाषा भी बच्चों आपने तत्पूर्व पढ़ी हो, तो उसमें भी आपने अभ्यास किया कि शब्दों का समूह जो विशेष अर्थ दे उसे वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पर भी बच्चों आपको एक वाक्य नजर आएगा, वह वाक्य है हमें बेशक व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ पर व्यायाम करने की बात यहाँ पर समझाई जा रही है, किंतु बेशक शब्द ने रीति का बोध यहाँ किया है। हमें व्यायाम तो अवश्य करना चाहिए, किंतु कैसे? बेशक करना चाहिए। तो बच्चों, बेशक यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का शब्द हुआ। तो इन चारों वाक्यों में बच्चों हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द पढ़े। तो इसमें हमने देखा प्रथम वाक्य में अचानक ये शब्द आया, दूसरे वाक्य में ध्यानपूर्वक आया, तीसरे में शायद न आया, चौथे में बेशक। इन चारों शब्दों में रीति का बोध हमें करवाया। तो इन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा गया। तो खासकर बच्चों इनमें वाक्यों में खासकर अगर आपको इनके अलावा अगर कोई वाक्य पढ़ने मिले और तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए सर, ये समस्या आपके सामने आ सकती है। तो इनमें बहुधा ये शब्द जो इसके साथ आपको नजर आएंगे, ये वाक्य में शामिल नजर आएंगे। इनमें बहुधा ये शब्द प्रयोग में आते हैं सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही, यथा, तथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, संभव है, अतएव, किस लिए, क्योंकि, किस लिए, कदापि आदि। तो ये सारे शब्द बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण के वाक्यों में आपको नजर आएंगे।
तो बच्चों आपको पता चल ही चुका हो कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है, उसके विभिन्न उदाहरण किस प्रकार हमें पहचानने चाहिए, कौन से वे शब्द हैं जो इस क्रिया विशेषण के भेद में इस्तेमाल होते हैं। प्यारे बच्चों, हमने अब तक क्रिया विशेषण की परिभाषा, उसके विभिन्न उदाहरण और उसका प्रथम भेद देखा। अब हम लोग इसके दूसरे भेद की ओर मुड़ेंगे। दूसरे भेद का नाम है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब बच्चों, इस दूसरे प्रकार के इस हेडिंग से ही आपको इसका अर्थ बोध होगा। स्थान, पहला शब्द ही है स्थान, प्लेस अंग्रेजी में कहा जाता है उसे। स्थानवाचक, स्थानवाचक का अर्थ हुआ कि जो शब्द स्थान के बारे में बोध कराता हो वह, उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण का शब्द। अब परिभाषा क्या है बच्चों? एज यूजुअल हम लोग पहले इसकी परिभाषा पढ़ें। परिभाषा इस प्रकार है, जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध हो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। परिभाषा इस तरह से है, जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध हो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब यहाँ पर बच्चों, इस संपूर्ण परिभाषा में आपको पता चल रहा है कि क्रिया विशेषण का वह शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराता है। अब जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए वह शब्द विशेष होता है। उदाहरण यहाँ पर हैं बच्चों, एक एक करके हम लोग उदाहरणों के साथ इस परिभाषा को समझेंगे। पहला वाक्य है, वहां पर कौन रहता है। वाक्य है, वहां पर कौन रहता है। अब यहाँ पर बच्चों, अगर आप व्याकरण के अनेक अलग अलग अभ्यास पढ़े हैं, उनमें से इस वाक्य में प्रारंभिक जो शब्द है बच्चों, वहां, वहां क्या है? वहां ये सर्वनाम का शब्द है, आपको पता ही है इसके पूर्व। उसके बाद वहां पर कौन रहता है, किसी ने यहाँ पर हमारे लिए अथवा किसी और के लिए प्रश्न किया है कि वहां पर कौन रहता है। इस वाक्य में वहां, यह जो शब्द है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का शब्द माना जाता है। वहां यानी किसी एक स्थान की ओर ये हमें संबोधित कर रहा है, तो वहां यह क्रिया विशेषण का पद हुआ। दूसरा वाक्य लें बच्चों, यहां पर नाना जी रहते हैं। इस वाक्य में नाना जी के रहने का स्थान, यहां पर उसका बोध होता नजर आ रहा है, तो यहां यह शब्द स्थान का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया हो कि ये क्रिया विशेषण और उसका भेद स्थानवाचक का यह एक उदाहरण हुआ। तीसरा उदाहरण ले हम लोग बच्चों। तीसरा है, बंदर पेड़ के पास बैठा है। वाक्य है, बंदर पेड़ के पास बैठा है। इस वाक्य में बंदर यह एक संज्ञा का शब्द है बच्चों, नाउन का शब्द है, और यहाँ पर बंदर जो है किसी एक स्थान बैठा हुआ इस वाक्य में समझाया गया है। बंदर का पेड़ के पास बैठना। अब बंदर, पेड़ और के पास, अब के पास इस शब्द ने आपको स्थान का बोध करवाया, तो के पास यह व्याकरण अभ्यास में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का अभ्यास हुआ। अब चौथे वाक्य की ओर हम लोग आएंगे, वह है, तुम कहाँ पर रहते हो। प्रश्नवाचक वाक्य है, तुम कहाँ पर रहते हो। यहाँ पर सर्वनाम शब्द तुम का इस्तेमाल इस वाक्य में हुआ है। तुम कहाँ पर रहते हो। अब
कहाँ ये जो शब्द है संपूर्ण वाक्य में अगर हम लोग गौर करें तो ये प्रश्न कर रहा है और हमें समझा रहा है स्थान का भेद। कहाँ पर रहते हो यानी वह स्थान बोध कराने वाला एक शब्द हुआ। तो कहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण का अभ्यास हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले वाक्य में वहाँ, दूसरे में यहाँ, तीसरे में के पास, चौथे में कहाँ। तो इन शब्दों ने हमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बोध कराया, तो इनको स्थानवाचक कहा जाता है। अब इसके साथ साथ बच्चों अनेकों अलग अलग वाक्य भी आपके सामने एकाध संदर्भ में नजर आए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वे कौन से शब्द हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें बहुधा इसके साथ जुड़े हुए शब्द आपको नजर आएंगे। भीतर, बाहर, किधर, उधर, दूर, इधर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे आदि शब्द हैं बच्चों। वाक्य में ये खासकर शामिल होते हैं। भीतर, बाहर, किधर, उधर, दूर, इधर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे आदि। इस प्रकार हमने देखा कि दूसरे भेद में स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उससे जुड़ी हुई परिभाषा और उससे जुड़े हुए उदाहरण हमने देखे बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण अभ्यास जो है वह विभिन्न उदाहरणों के साथ जुड़ा हुआ होता है बच्चों। जितने ज़्यादा उदाहरण हम पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा परिभाषा हम अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। इसलिए आपको जब भी व्याकरण अभ्यास पढ़ने का मौका मिले आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पढ़ने की कोशिश करिएगा, जिससे हम उन विषयों को अच्छी तरह से समझ पढ़ सके।